स्टूडेंट्स, आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट फ्राइडे को होगा वो इसी चैप्टर का होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको ये 2-3 दिन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम रीड कर रहे हैं अभी, वो है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर and is made up of 500 turns. If it carries a current of 5 ampere, then find out the magnitude of magnetic field inside the solenoid. तो आपको inside the solenoid के लिए फॉर्मूला पता है, आपको लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और करंट भी गिवन है। तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन होता है, और स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डायरेक्ट नहीं गिवन थी, नंबर ऑफ टर्न्स अलग गिवन थे और लेंथ अलग गिवन थी। तो कोई बात नहीं, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, लेंथ है 0.5 और आपके पास करंट भी है 5 एम्पियर। सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू a k वेक्टर एंड इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज इक्वल टू b I कैप प्लस c j कैप। फाइंड द फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? q v b। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है q v b। क्यू की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो माइनस ही रख दिया। अब आपको बस क्या करना है, v क्रॉस b। v की वैल्यू है a k और b की वैल्यू है b I कैप प्लस c j कैप। जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, k क्रॉस i किसके इक्वल हो जाता है? j के, और k क्रॉस j किसके इक्वल हो जाता है? i के। बट आपको ध्यान रखना है, जब आप k क्रॉस i कर रहे हो तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव। बट अगर आप k क्रॉस j कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस का आप ध्यान रखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स A एंड C ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन uniform circular conductor as shown in the figure given below. What is the value of magnetic field at the center of this circular conductor? तो इस तरीके का आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है और करंट I सपोज कर लो आ रहा है पीछे से, और दो पार्ट में ही डिवाइड, I1 अपॉन I2। तो इस केस में वो पूछ रहे हैं सेंटर पे, इस सर्कुलर पॉइंट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड 0। आप कैलकुलेशन करोगे तब भी यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट यहाँ से जा रहा है, चाहे कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है, वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और इधर जितना करंट जा रहा है वो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी इसकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर आप I1 अपॉन L1 करोगे, अगर आप इसे L1 अज्यूम करते हो AC वाली लेंथ को, उसका रेशियो किसके इक्वल आएगा I2 अपॉन L2। ये अगर आप लेंथ 2 लेते हो इधर से A से C जाने वाली बड़े पाथ वाली, तो क्योंकि पीछे से जो करंट आ रहा है वो तो आगे दोनों में क्या होना है, डिवाइड। वो डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका कम उसको करंट कम ज़्यादा मिलेगा और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसको करंट कम। बट दोनों का रेशो सेम रहेगा, और अगर रेशो सेम रहेगा तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए सेम आएगा, दैट मीन्स, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, तो इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लॉन्ग सॉलिड स्टील पाइप कैरीज ए 5 एम्पियर डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी। वो बोल रहे हैं कि एक स्टील पाइप है जिसमें 5 एम्पियर डायरेक्ट करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से आ रहा है वो कहाँ होगा, ओनली इनसाइड द पाइप, ओनली आउटसाइड द पाइप, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, एंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप। तो कहाँ पर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट? फॉर ए पॉइंट इनसाइड द पाइप करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। इनसाइड द के लिए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना करंट एंटर कर रहा होगा उतना ही करंट क्या कर रहा होगा,
लीव कर रहा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग लीनियर मोमेंटम एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड normal to the lines of force. The radii of circular paths are RE and RP respectively. When RE upon RP is, तो RE upon RP का रेशो क्या होगा, आपको पता है दोनों का मोमेंटम सेम दे रखा है और रेडियाई अलग अलग ये दे रखी है, तो इन दोनों का रेशो निकालना है हमें। तो इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम मोमेंटम का कहीं ना कहीं रोल ला सकें। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो मैग्नेटिक वाला जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट मीन्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी, यानी आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी और एम वी यानी मोमेंटम। तो इसका मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मोमेंटम के। तो अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो इसका मतलब दोनों का रेडियस का रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 1:1, यानी 1 भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स मोमेंटम चेंजेस बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। its total energy changes but momentum remains the same and both momentum and the total energy will change। तो देखो टोटल एनर्जी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। मोमेंटम कंफर्म नहीं है, वो चेंज हो सकता है या सेम रहेगा। तो अगर हम किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसका मास तो चेंज नहीं होता बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब मोमेंटम तो चेंज हो सकता है बट एनर्जी क्या रहेगी, सेम। यहाँ पर आपको गिवन है तो देख रहे हो फॉर्मूले में v चेंज हो सकता है बट एनर्जी चेंज नहीं होगी, और अगर v चेंज तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म ए सर्कुलर प्लेन coil of 1 ton. The same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. The magnetic field produced at the center produced by the same current is, वो कह रहा है पहले एक वायर थी उसको कैसे कर दिया, इस सर्कुलर लूप में बाउंड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको इसी सेम लेंथ को 2 लूप में बाउंड कर दिया। अगर 2 लूप आपने इसके बनाए होंगे इस वायर के तो उनकी रेडियस कम होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे डिपेंड करता है, तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने सर्कुलर टर्न्स डबल कर दिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू0 Ni/2r। और अब यहाँ पर रेडियस आपकी हाफ हो गई है तो रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस अगर कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। और ऊपर से नंबर ऑफ टर्न्स भी आपने क्या कर दिए, डबल। तो एक तो रेडियस का हाफ जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यही फॉर्मूला होता है ना, b इज इक्वल टू म्यू0 Ni/2r। दोबारा लिखते हैं, b इज इक्वल टू म्यू0 Ni/2r। एक तो ये रेडियस वाला 2 आएगा, ये भी डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर n की जगह भी क्या होगा, डबल n हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी, 4 टाइम्स। तो देखो वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th क्वेश्चन, ए कंडक्टर कैरिंग करंट I is shown in the figure given below. The magnetic induction at the center O is, कहाँ है फिगर, एक सेकेंड, कोई फिगर दी ही नहीं हुई इसमें, लेकिन इसमें आंसर क्या बता रखा है, D 0, इसमें कोई दिया ही नहीं हुआ। चलो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी कनेक्ट। क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करने के लिए, एमीटर मीन्स हमें करंट चाहिए और करंट चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, अरे ये तो एक्सप्लेनेशन है, लास्ट ये क्वेश्चन है,
टू सिमिलर कॉइल्स conductor carrying same amount of current are placed as shown in the figure given below. The plane on one conductor is along x-axis and other is along y-axis. What is the ratio of resultant magnetic field at the common point to the individual magnetic field? तो दो कोयल आपको गिवन है, एक इस तरीके से x एक्सिस में पड़ा हुआ है, मेज इस तरीके से रखा हुआ है हमने, ठीक है, प्लेन को, और एक को ऐसे खड़ा कर रखा है वाई प्लेन में, ठीक है। तो अभी इस दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। एक कॉइल के लिए अगर हम वो परपेंडिकुलर वाला केस लेते हैं तो क्या होता है, बी डैश इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट 2b, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों, रिजल्टेंट वाला, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब वो बोल रहा है दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम, मतलब ए और बी दोनों की जगह आपने बी पुट कर दिया और ये नेट रिजल्टेंट यानी बी डैश मान लो, और कोस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 90, ठीक है, तो 90 डिग्री पुट करोगे तो ये वैल्यू वैसे ही 0, तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट 2b, और दोनों का अलग अलग जो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसका रेशो आपके पास कितना हो जाएगा, रूट 2:1। तो मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करवा दी है, बट आपको और भी ज़्यादा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।